चलिए आगे देखिए, यहाँ सबसे बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द C4 प्लांट्स एंड C4 पाथवे। C4 पाथवे को हम लोग और क्या कहते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अभी आप लोग इसको थोड़ा सा जो है ना अब देखिए ध्यान से, C4 प्लांट्स क्या है, C4 पाथवे क्या है, हैच एंड स्लैक पाथवे क्या है। हमने आपको, जब मैं ट्रांसपोर्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो इवोल्यूशन हुआ था C3 प्लांट का, बाद में नेचर ने किसको इवॉल्व किया? C4 प्लांट्स को इवॉल्व किया। किसको? C4 प्लांट्स को इवॉल्व किया। ऐसा क्यों है? आपने ये भी देखा था कि C4 प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमने ट्रांसपिरेशन रेशियो आपको पढ़ाया है। आप याद करिए ट्रांसपिरेशन रेशियो, मैंने कहा था ट्रांसपिरेशन रेशियो का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स। ठीक, हमने कहा था C3 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जबकि C4 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए केवल 250 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो क्यों नेचर ने C4 प्लांट बनाया? क्योंकि C4 प्लांट की जो एबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने की, वो ट्वाइस हम कह सकते हैं मोर है देन द C3 प्लांट। क्योंकि C3 प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर रहा है और C4 प्लांट केवल 250 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में C4 प्लांट्स क्या है, मैं पहले यहाँ पे बता दूं कि C4 प्लांट्स जो होते हैं ना, दैट आर एडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरिया। ड्राई ट्रॉपिकल एरिया एडॉप्टेड टू, या हम कह सकते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ऐसा क्यों है हम अभी आगे बताएंगे भी। और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मोर होती है। और हम यहाँ पे लिख लें क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। और इसकी कुछ और ख़ास बात है, यहाँ पे क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रांज एनाटॉमी फाउंड। सब मैं अभी एक एक करके समझाऊंगी। पहले आप समझिए, पूरी बात को समझने की कोशिश करिए कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या पाथवे हैं। और अब देखिए C4 प्लांट में क्या हुआ था। जब C3 प्लांट की डिस्कवरी हो गई थी ना, तो साइंटिस्ट ने ये देखने की कोशिश की कि क्या हर प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 ही कार्बन का है? क्या हर प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 ही कार्बन का है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पाया। और सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कोर्टसैक। एक साइंटिस्ट थे कोर्टसैक। इन्होंने क्या पाया? कोर्टसैक फाउंड दैट इन शुगर केन, किसमें? शुगर केन में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए, इनको कुछ अलग से डिस्कवरी मिली, इनको कुछ अलग से इनकी फाइंडिंग थी कि हर जो शुगर केन में पहला स्टेबल प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का नहीं है, वो 4 कार्बन का। ये तो अलग से हो गया। ठीक है, अभी तक साइंटिस्ट का मानना था कि सब प्लांट में जो है ना पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है, लेकिन सबसे पहली बार इस कोर्टसैक साइंटिस्ट को क्या मिला कि शुगर केन में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। बाद में ध्यान से देखिए, आगे चल के हैच एंड स्लैक
हैच एंड स्लैक proposed C4 साइकिल इन डिटेल में इनको C4 साइकिल की स्टडी की इन्होंने, तो इसीलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं किसको? C4 प्लांट को, सॉरी C4 पाथवे को। ओके, इसके बाद देखिए अब सवाल ये है कि कौन कौन से प्लांट में जो है ना C4 पाथवे पाया जाता है, किस किस प्लांट में C4 पाथवे पाया जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। C4 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? तो जनरली अगर हम बात करें C4 प्लांट्स आर मोस्टली मोनोकॉट। मोस्टली क्या होते हैं? मोनोकॉट्स होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दूं, एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं, तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे। आप लिख लेंगे ग्रासेस, जितने भी जनरली ग्रासेस होते हैं, ठीक। इसके अलावा मिलेट्स, मेज, बार्ले तो मैंने लिखा है, शुगर केन, शॉरगम, बाजरा जिसको कहते हैं आप। इसके अलावा चिनोपोडियम, एमेरेंथस, पोर्टुलाका, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि C4 प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। जनरली मोनोकॉट्स हमने लिखा है, लेकिन एक्सेप्ट वीट एंड राइस याद रखिएगा, ये जो है ना एक्सेप्शन मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। वीट एंड राइस जो है ना ये C3 प्लांट किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? C3 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि C4 प्लांट में कुछ पेक्यूलियर एडाप्टेशंस क्या क्या है। तो पेक्यूलियर स्ट्रक्चर ऑफ C4 प्लांट लीव्स, इसमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। C4 प्लांट की लीफ में कुछ अलग से एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई भी थी कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें क्रांच एनाटॉमी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रांच एनाटॉमी। और ये क्रांच एनाटॉमी ना इनको मदद करती हैं फोटो रेस्पिरेशन को रोकने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। कैसे? तो हमने आपको बताया था एक बार कि देखिए क्या होता है कि जो C4 प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लीव्स में पहले क्या है? अपर एपिडर्मिस, ठीक, और उसके बाद नीचे क्या है? लोअर एपिडर्मिस। एक बार ध्यान से देखिए, नीचे क्या है? लोअर एपिडर्मिस, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बीच में होता है प्रेजेंट वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं? बीच में। ये एडैक्सियल है और ये क्या है? एबैक्सियल सरफेस है, ठीक है। ये एडैक्सियल है, एबैक्सियल है, और एडैक्सियल को हम लोग अपर एपिडर्मिस भी कहते हैं, इसको लोअर एपिडर्मिस भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है मीजोफिल सेल्स। ये बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी, सब लोग याद करो, मीजोफिल सेल्स बताया था। तो ये क्या है? मीजोफिल सेल्स। और C4 प्लांट में हमने मोनोकॉट में क्या कहा था? मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, तो हर जगह मीजोफिल सेल है। लेकिन एक ऐसी जगह है वस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अपने आप को एकदम माला जैसे अरेंज की हुई है। ये कैसे? एकदम माला की तरफ, रिंग लाइक मैनर में। वस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ सेल्स की एक लेयर हो सकती हैं या फिर कई लेयर हो सकती हैं जो अपने आप को ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज की रहती हैं। और इसने अगर इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल। क्या नाम दे दिया? इस सेल को हमने नाम दे दिया बंडल शीथ सेल। अब देखिए बंडल शीथ सेल क्या है, इसकी कुछ खास बात। पहले हम मेसोफिल सेल बना दें पूरा। तो दो तरीके की सेल हो गई,
मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल। ठीक, तो मीजोफिल सेल जो है दो तरीके, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? C4 प्लांट की लीफ का है। अब इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने आज सोचा था इसको खत्म कर देंगे, थोड़ा फोटोसिंथेसिस है भी बड़ा है। अब देखिए दो तरीके की सेल आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो मीजोफिल सेल है, ठीक, ये नॉर्मल, इनमें ना क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल होता है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक, जो बंडल सीड सेल है, मैं लिख दूं अराउंड, कहाँ होती हैं ये? अराउंड वस्कुलर बंडल। कहाँ प्रेजेंट है? वस्कुलर बंडल के चारों तरफ। वन और सेवरल लेयर हो सकती हैं, एक या एक से ज़्यादा लेयर हो सकती हैं, वन और सेवरल लेयर्स हो सकती हैं। दूसरी चीज़, टाइटली पैक्ड होती है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड सेल्स हैं ये, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। टाइटली पैक्ड सेल्स का मतलब इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या हैं? एब्सेंट हैं। और देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये क्योंकि इसको हम क्रांज क्यों कहते हैं? तो क्रांज का मतलब होता है रेथ और रिंग, रेथ और रिंग। तो आप कहेंगे सिंस cells of bundle sheath layer arranged themselves in ring like manner, ठीक है, around vascular bundle, around vascular bundle, it is called as, hence लिख सकते हैं, it is called as क्रांज एनाटॉमी। इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं? मतलब इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। क्रांज मतलब माला। तो ये इसका पेक्यूलियर स्ट्रक्चर ऑफ C4 प्लांट लीफ, जो C4 प्लांट की लीफ होती है उसमें क्रांज एनाटॉमी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रांज एनाटॉमी पाया जाता है। ठीक, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई भी है। अब देखिए दो चीज़ है यहाँ पे, दो तरीके के सेल्स हैं, एक तो मीजोफिल सेल है और दूसरा क्या है? बंडल सीड सेल है। तो हम कहेंगे भाई देखो यहाँ पे क्या है, C4 प्लांट्स जो है ना, कि जो इसमें दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑफ C4 प्लांट्स। तो हम कहेंगे कि C4 प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो डाईमॉर्फिक होते हैं। इसमें दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट, डाईमॉर्फिक का मतलब टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्या क्या? तो देखते हैं, इन मीजोफिल सेल और इन बंडल सीड सेल, ठीक, दो तरीके की सेल्स हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट हैं, मतलब एकदम नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट, या आप कह लीजिए नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट। नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कि यहाँ पे ग्रैना भी प्रेजेंट है एंड स्ट्रोमा भी प्रेजेंट है, ग्रैना भी प्रेजेंट है एंड स्ट्रोमा प्रेजेंट है। अच्छा, ग्रैना अगर है तो यहाँ पे ग्रैना में तो लाइट रिएक्शन होती है, ये तो लाइट रिएक्शन की कहानी है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक। जबकि स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में यहाँ क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक। बंडल सीड सेल की कहानी कुछ अलग सी है। इसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कैसे होते हैं?
ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट या कहते हैं अनडेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए ये सब नेचर ने एडाप्टेशन कर रही है, नेचर प्रकृति जो है ना एडाप्ट कर रही है। क्यों, कैसे, अभी हम लोग इसको समझेंगे भी। कैसे क्लोरोप्लास्ट है अनडेवलप्ड। ए ग्रैनल का मतलब ग्रैना अब्सेंट है, ग्रैना अब्सेंट, तो इसमें लाइट रिएक्शन नहीं होगी, लाइट रिएक्शन नहीं होगी। लाइट रिएक्शन नहीं होगी मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। केवल स्ट्रोमा प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा। देखिए नेचर कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रही है, ठीक। इसके अलावा आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम इस पूरे पाथवे को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा पाथवे हम आगे लेके चल रहे हैं, कैसे C4 पाथवे होता है, हैच एंड स्लैग पाथवे। तो हमेशा याद रखिएगा ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बंडल सीड सेल में होता है। ए बी से याद रख लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। बंडल सीड सेल वाला क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ए ग्रैनल है। एक बार इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम हैच एंड स्लैग पाथवे को पढ़ेंगे यहाँ पे। हैच एंड स्लैग पाथवे, और इसी को हम कह लेते हैं C4 पाथवे, ठीक। कैसे है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां बना दिया मीजोफिल सेल, दो तरीके की सेल है ना, और ये मैंने बना दिया बंडल सीड सेल। देखिए दोनों सेल आपस में कनेक्टेड होंगी, किससे, प्लाज्मोडेस्मेटा से, क्योंकि प्लांट सेल आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा से। किससे, प्लाज्मोडेस्मेटा से। यहाँ पे है स्टोमेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है C4 प्लांट में, ये मैं लिख दे रही हूँ, दिस इज द मीजोफिल सेल, और ये क्या है, बंडल सीड सेल। ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल सीड सेल है। मीजोफिल सेल में सबसे पहले स्टोमेटा ओपन है दिन के टाइम, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, और सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर PEP होता है, ठीक। फास्फोइनॉल पाइरूवेट, इसका फुल फॉर्म क्या है, फास्फोइनॉल पाइरूवेट। थोड़ा ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। और इसमें 3 कार्बन होता है, इसने एक्सेप्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड को, और एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। और ये क्या है, 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है, ये 3 कार्बन, 1 कार्बन, ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, इसीलिए फर्स्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स 4 कार्बन का बना है, इसलिए इसको हम C4 पाथवे कहते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स 4 कार्बन का है, इसलिए इसको हम C4 पाथवे कहते हैं। अब देखिए प्लांट्स ने क्या किया, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ये अगले C4 एसिड में चेंज हो सकता है, जिसको हम एस्पार्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा है मैलिक एसिड। जनरली वो दोबारा से मैलिक एसिड, ये भी, इसमें भी 4 कार्बन है, इसलिए इसको भी हम C4 एसिड कहते हैं। तो C4 एसिड कभी पूछ दिया तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है या फिर मैलिक एसिड है, ठीक है। अब ये मैलिक एसिड, देखिए भाई डायग्राम बनाना है, राइटिंग थोड़ी छोटी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक NADPH यूज होता है प्लांट का, और एक NADP प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, NADP प्लस, एक NADPH यूज होता है। आपको पता है, एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बार सवाल पूछा था कि मैम अब ये देखिए मैलिक एसिड के यहाँ पे ऐसे गेट लगे होते हैं, मैलिक एसिड आयन चैनल, ये मैलिक एसिड एंटर कर जाता है इसमें बंडल सीड सेल में। तो बंडल सीड सेल में आ गया मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड में 4 कार्बन है, ठीक, क्या है, 4 कार्बन। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बार पूछा था कि मैम अगर इसी 4 कार्बन को यहाँ पे जाना है तो ऑक्सैलिक एसिड क्यों नहीं चला गया। ऑक्सैलिक एसिड के लिए प्लांट के पास कोई गेट नहीं प्रेजेंट होता, कोई चैनल प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट ने मैलिक एसिड के लिए एक चैनल डेवलप किया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे मैलिक एसिड चैनल होता है, इसलिए मैलिक एसिड में पहले कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये मैलिक एसिड ना चेंज हो जाता है किसमें, ये चेंज हो जाता है
पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो इसको हम C3 एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 एसिड। और इसको हम C4 एसिड कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इसको क्या कहते हैं? C4 एसिड। अच्छा देखिए, जब 4 कार्बन का प्रोडक्ट 3 कार्बन में चेंज हुआ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर आ जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, है ना। 4 कार्बन का प्रोडक्ट 3 कार्बन में चेंज हुआ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? ये यहीं पे प्रेजेंट होता है रुबिस्को। क्या प्रेजेंट है यहीं पे? रुबिस्को। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको बहुत सारी चीजें यहाँ नई नई पता चलेंगी। C3 प्लांट में केवल एक ही टाइप की सेल थी, मीजोफिल सेल। C3 प्लांट में जो भी हमने केल्विन साइकिल पूरा पढ़ा, वो तो वहां पे एक ही टाइप की सेल है, मीजोफिल सेल। बात समझ रहे हैं ना आप? तो C3 प्लांट में रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट था? मीजोफिल सेल में। जबकि C4 प्लांट में आप देखिए रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है। ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। C3 प्लांट में रुबिस्को मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है, C4 प्लांट में रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है। और अगर ये रुबिस्को यहाँ प्रेजेंट होगा तो ये तुरंत से इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, ले लेगा, और उसके बाद इसको एंटर कर देगा किसमें? इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कर देगा केल्विन साइकिल में। किसमें? केल्विन साइकिल में। मतलब यहाँ पे रुबिस्को इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके केल्विन साइकिल में चेंज कर देगा। मतलब केल्विन साइकिल का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड अब केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा, तो फिर वहां पे पूरा का पूरा वही स्टेप होगा जो हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा। तो अब आपको ये बात याद रखना है कि प्लांट में कोई भी पाथवे हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो कैम प्लांट हो, कोई भी तरीके का प्लांट हो, वहां पे एक्चुअली में फूड फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो केल्विन साइकिल से ही होती है। किससे होती है? केल्विन साइकिल से ही होती है। और यहाँ पे केल्विन साइकिल कहाँ हो रहा है? बंडल शीथ सेल में हो रहा है। तो केल्विन साइकिल में जब ये रुबिस्को इसको कार्बन डाइऑक्साइड को केल्विन साइकिल में एंटर कर देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? फूड बनेगा, ग्लूकोज, जो हमने देखा था रिडक्शन वाली प्रोसेस में। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये पायरुविक एसिड वापस आ जाता है किसमें? देख लेते हैं इसको। पायरुविक एसिड वापस आ जाता है फिर से मीजोफिल सेल में, और इसको फिर से रीजनरेट कर देता है। क्योंकि भाई देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा उसका इनफाइनाइट सोर्स तो है नहीं प्लांट के पास, तो उसको रीजनरेट करना पड़ेगा। तो जब ये इसको रीजनरेट करता है तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि एक ATP ना एक AMP में कन्वर्ट होता है। एक ATP किस में कन्वर्ट होता है? AMP में। देखिए, पायरुविक एसिड है और ये क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट है। मान लीजिए इसको हम पायरुवेट कह लें तो ये फास्फोइनॉल पायरुवेट है, तो मतलब फास्फोरस चाहिए इसको रीजनरेट करने के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे एक ATP 2 AMP में, मतलब एक AMP में चेंज हो रहा है। मतलब हम कह देंगे कि यहाँ पे जो ATP यूज हो रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। कितना? 2 ATP के बराबर ATP यूज हुआ है। क्यों? जब एक ATP एक ADP में चेंज होता है तो हम कहते हैं एक ATP यूज हुआ है। मतलब ATP मतलब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट डाईफॉस्फेट में चेंज हो रहा तो एक फॉस्फेट निकाला। अगर ट्राईफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में चेंज हो गया तो 2 फॉस्फेट निकलेगा। मतलब यहाँ पे ATP एक ATP नहीं 2 ATP मान के चलते हैं हम लोग। सारी चीज यहाँ पे एक बार साइकिल को देखिए, फिर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा समझने के लिए मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है। HN स्लैग पाथवे में या C4 पाथवे में आपने देखा दोनों के दोनों पाथवे हो रहे हैं। एक तो पूरा का पूरा ये C4 पाथवे हो रहा है और एक C3 पाथवे भी यहाँ पे। तो एक्चुअल में फूड बनाने वाली पाथवे क्या होगी? C3 पाथवे। अब मैं यहीं से आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व करा रही हूँ। बहुत सारे सवाल आपके ये हैं कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है C4 प्लांट में? तो PEP है। और यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम कहते हैं पेपकेस एंजाइम। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? पेपकेस एंजाइम। ये पेपकेस एंजाइम इसको ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड यहाँ आ गया, C4 एसिड फिर C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके कन्वर्जन की वजह से यहाँ पे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी प्रोसेस हुई यहाँ? डीकार्बोक्सिलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुआ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाता है किसमें? केल्विन साइकिल में। वापस से ये पायरुविक एसिड आके इसको रीजनरेट कर दे रहा है, ठीक। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि इसमें कौन सी नई बात है? क्यों यहाँ फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो रहा है? या इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है? या ये सारी चीज़ें हो क्यों नहीं है?
तो मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को अच्छे से समझिए। प्लांट ने अपने आप को ऐसा अडॉप्ट कर दिया है, ऐसा अडॉप्ट कर दिया है C4 प्लांट ने, कि इसने रूबिस्को को ना एकदम बंद दरवाजे के अंदर रख दिया है। इसको पता है, प्लांट को पता है कि रूबिस्को की गलती की वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है, रूबिस्को की ही गलती की वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है, और रूबिस्को ने ऑक्सीजन को गलती से चुन लिया था। तो हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहां पे ऑक्सीजन इसको मिलेगा ही नहीं, और इसको बस मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो केल्विन साइकिल करवाए, वो फोटो रेस्पिरेशन करा ही ना पाए। तो प्लांट ने क्या किया, जब C4 प्लांट को जब इसने देखा कि C3 प्लांट में ज़्यादा सनलाइट है तो फोटो रेस्पिरेशन होने लग जा रहा है, जिससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जा रही है, तो बहुत दिक्कत है इससे। तो इसने C4 प्लांट को इवॉल्व किया, नेचर ने। ठीक, नेचर ने C4 प्लांट को इवॉल्व किया तो कुछ सोच समझ के इवॉल्व किया। उसने सोचा कि ये गलती, उसको पता है ये बात, उसके जीन्स को पता है ये बात कि रूबिस्को की गलती है ये, तो उसने ऐसा सेल्स बना दिया जो एकदम टाइटली पैक्ड सेल्स हो वस्कुलर बंडल की चारों तरफ, बंडल सीट सेल। और बंडल सीट सेल एकदम टाइटली पैक है, मतलब वहां गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। तो उसने इस सेल को एकदम टाइटली पैक बनाया कि इसके अंदर ऑक्सीजन आनी नहीं चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन आएगी तो रूबिस्को को तो हमने बैठाया अंदर, और ऑक्सीजन आएगी तो रूबिस्को उसको पकड़ के फिर से फोटो रेस्पिरेशन, है ना, बहुत जल्दी दिल आ जाता है इसका किसी के ऊपर भी। तो इसके बाद क्या है, इसने रूबिस्को को यहाँ बैठा दिया, किसमें, बंडल सीट सेल में, और रूबिस्को बंडल सीट सेल में है, और बंडल सीट सेल की सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड है। फिर दूसरा एडेप्टेशन उसने क्या किया कि बंडल सीट सेल की जो क्लोरोप्लास्ट बनाई उसने ना, उसको ए ग्रैनल कर दिया। ए ग्रैनल क्यों किया, आप जरा सोचिए कि अगर इस सेल की क्लोरोप्लास्ट ग्रैनल होती तो यहाँ लाइट रिएक्शन भी होता, और लाइट रिएक्शन होता तो ऑक्सीजन तो निकलती, और ऑक्सीजन निकलती तो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाती। ऑक्सीजन बाहर इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि ये तो गैस एक्सचेंज यहाँ से हो नहीं पाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, इसलिए इसने इस क्लोरोप्लास्ट को भी ए ग्रैनल कर दिया। ए ग्रैनल कर दिया मतलब ग्रैना ही हटा दिया, यहाँ लाइट रिएक्शन होगी नहीं भैया, तुम जाओ, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लाइट रिएक्शन भी नहीं होगी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इसलिए इसके क्लोरोप्लास्ट को इसने ए ग्रैनल बना दिया, और रूबिस्को को बैठा दिया कि तुम्हें उसी जगह बैठना है जहाँ पे तुमको बस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम ये बताइए, ये मैलिक एसिड यहाँ क्यों नहीं चेंज हो गया। मैलिक एसिड अगर यहाँ पायरुविक एसिड में चेंज होता, कि आप कहोगे कि कुल मिला के मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में ही चेंज होना था, तो यहाँ क्यों गया, यहाँ से यहाँ भी चेंज हो सकता था। तो अगर यहाँ से यहाँ चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होगी भाई, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होगी तो यहाँ रूबिस्को है ही नहीं, रूबिस्को को बैठाया अंदर। ठीक है, ये देखो आप, तो ये इसलिए इतनी लंबी प्रोसेस हो रही है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ये रूबिस्को, अब देखिए रूबिस्को अंदर है और पेप्केस यहाँ पे है। ठीक, इतनी बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बात आपको आगे बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए देखिए, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। इसीलिए देखिए ना, अब आप कहोगे कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो है ना अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लिया कि यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। जहाँ पे आपने C3 प्लांट को रख दिया और वहीं C4 प्लांट रख दिया, हाई लाइट इंटेंसिटी में C3 प्लांट जो है गलती करना स्टार्ट किया। उसने ऑक्सीजन तो, क्योंकि जो ड्राई ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, मतलब ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे रूबिस्को ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन C4 प्लांट तो एकदम आराम से मजे में है, फोटो रेस्पिरेशन तो होगा नहीं उसमें, और फोटो रेस्पिरेशन उसमें होगा नहीं तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटेगी नहीं, और इसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसलिए इसको समझ सकते हैं कि C4 प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट मैनेजमेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, देखते हैं इसको, कि इसको ध्यान से देख लेते हैं। हाँ, इन C3 प्लांट, ठीक है, देखिए C3 प्लांट और C4 प्लांट को भी हम कंपेयर करेंगे। इन C3 प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, आप हमें पता है कि 3 ATP और 2 NADPS लग रहे थे।
लग रहे थे ना। चलिए, लेकिन इन C4 प्लांट में क्या हुआ, पर कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए क्या लग रहा है, देखिए ध्यान से, एक कार्बन डाइऑक्साइड यही है, इसको जब हमें फिक्स करना हुआ तो हमने देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल तो हमें पता है, केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 ATP लगेगा। तो 3 ATP और 2 ATP, तो 3 ATP और 2 NADPH, सॉरी 3 ATP और 2 NADPH यहाँ लगने वाला है, और बंडल सी सेल में, और क्या हो रहा है, और 2 ATP और भी लग रहा है यहाँ पे, देखिए किसमें, मीजोफिल सेल में। तो हम कहेंगे कि C4 प्लांट में क्या हो रहा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड 3 ATP एंड 2 NADPH लग रहे हैं इन बंडल सीड सेल, और 2 ATP लग रहा है इन मीजोफिल सेल। तो कुल मिला के हम कह देंगे कि C4 प्लांट में पर कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 5 ATP लग रहे हैं और 2 NADPH लग रहा है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए देखिए, जबकि C3 प्लांट में 3 ATP और 2 NADPH लग रहा था, यहाँ पे 5 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखते हैं। यहाँ पे होने वाला ये कि अगर आपसे पूछा इन C3 प्लांट, या मैं यहीं पे बता दूं, यहीं पे बता सकते हैं ना इस बात को। तो देखिए, अगर C3 प्लांट में ग्लूकोज बनाना है, आपको ग्लूकोज बनाना है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो हमें 18 ATP और 12 NADPH लगेगा। लेकिन अगर हमें C4 प्लांट में ग्लूकोज बनाना है, तो अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दिया कि अगर C4 प्लांट में ग्लूकोज बनाना है, इफ ग्लूकोज बनाना है, तो यहाँ पे बताइए ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो आप कहोगे भाई यहाँ पे जो है ना 30 ATP लगेंगे, और कितना हो गया, 6 है ना इसमें, 6 NADPH 12 ही रहेगा, ATP 30 लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 5 ATP लगने वाला है। और अगर यहीं पे सुक्रोज बनाना हो, इफ सुक्रोज बनाना हो, इफ, तो सुक्रोज में 12 कार्बन है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 60 ATP लग जाएंगे, 60 ATP लग जाएंगे, लेकिन NADPH 12 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे सुक्रोज बनाना हो तो, यहाँ पे सुक्रोज बनाना हो तो 12 कार्बन है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 36 ATP लगेगा सुक्रोज बनाने में, और 12 NADPH ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है C4 प्लांट में, ठीक है, लेकिन हम कह लेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन से बहुत लॉसेस होते हैं, उतनी एनर्जी नहीं, फिर भी C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो आप कभी कभी बुक में ऐसे पढ़े होंगे ना कि C3 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP लगता है, जबकि C4 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5 ATP लगता है। ठीक है, ये है पूरा C4 प्लांट की कहानी। और भी हम बहुत कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हाँ, और अब क्या है यहाँ पे हम कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग बहुत डिफरेंसेस भी कर सकते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट में। देखिए, हम कहेंगे C4 पाथवे में 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है। 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ कहाँ हो रहा है? एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यहाँ हो रहा है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यहाँ हो रहा है केल्विन साइकिल में। ठीक, C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए जो सबस्ट्रेट है वो PEP है, और सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब जो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है उसके लिए तो RUBP है, क्योंकि केल्विन साइकिल के थ्रू हो रहा है। वो कहेंगे C4 प्लांट में हम कहेंगे कि पेप्केज जो है वो कहाँ पे है? मीजोफिल सेल में है, और रुबिस्को कहाँ पे है? बंडल सीड सेल में। लेकिन वहाँ C3 प्लांट में रुबिस्को मीजोफिल सेल में था। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट में। तो कुछ स्पेशल डिफरेंसेस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देखिए। एक बार इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद
इसको आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लगता है इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चले अब हम C4 प्लांट की समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ C4 प्लांट, समरी ऑफ C4 साइकिल, पूरा का पूरा समरी देख लें यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहली चीज, सबसे पहली समरी हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से रिलेटेड। कितनी जगह कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है, 2। तो आप कहेंगे इनिशियल, ऐसे लिखेंगे, इनिशियल फिक्सेशन कहाँ हो रहा है और फाइनल फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, फाइनल फिक्सेशन। अच्छा बताइए, पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, इन मेसोफिल सेल, और फाइनल इन बंडल सी सेल। ठीक है, ये हम पूरा समरी देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है पीईपी, जो कि मीजोफिल सेल में है, और फाइनल जो है आरयूबीपी, क्योंकि ये केल्विन साइकिल में जाएगा, जो कि आपका बंडल सी सेल में है, ठीक। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे इनिशियल प्रोडक्ट जो है, इनिशियल और फाइनल। अगर हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि कहाँ पे बन रहा है, मीजोफिल सेल में। और फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो किसके थ्रू हो रहा है, केल्विन साइकिल। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा तो क्या बनाएगा, पहला प्रोडक्ट 3PGA, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3PGA, जो कि बंडल सी सेल में। फिर उसके बाद अगर हम एंजाइम की बात करें, इसको इसी यहीं पे कंटिन्यू कर ले रहे हैं, एंजाइम। तो हम कहेंगे पेप्केस, 2 तरीके के एंजाइम है इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम 2 तरीके के, एक पेप्केस एक रुबिस्को, ठीक है। पेप्केस क्या है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम, ठीक, जो कि कहाँ पे है, मीजोफिल सेल में है। और रुबिस्को क्या है, सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम, जो कि आपका बंडल सी सेल में है, ठीक। किसमें है, बंडल सी सेल में है। यहाँ तक तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, यहीं पे एक जगह नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, नोट, इन C3 प्लांट रुबिस्को कहाँ होता है, रुबिस्को प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल, while in C4 plant रुबिस्को कहाँ होता है, रुबिस्को प्रेजेंट इन बंडल सीड सेल, कहाँ होता है, बंडल सीड सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज का क्लास एक्चुअली मैंने आज सोचा तो था कि इसको मैं ख़त्म कर दूंगी, लेकिन बीच में मुझसे थोड़ी गलतियाँ भी हुई और मैं थोड़ा सा हाइपर हो गई और मेरी पता नहीं क्यों अभी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। तो अब क्या करते हैं ना कि आज मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कल इस आधे घंटे या फिर मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल मैं दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगी, वो आपका रहेगा, वो क्या कहते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कल मैं दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करूंगी प्लांट रेस्पिरेशन का। तो अभी देखिए प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि कैसे पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिए, पहले प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम लोग, उसमें 3 से 4 लेक्चर लगेंगे।
तो छोटा चैप्टर है, फिर भी 4 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। फिर हम लोगों को मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन और मिनरल के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसमें भी 3 लेक्चर तो लगने ही लगने हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये प्लांट हार्मोन के बारे में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। मूवमेंट, फिर प्लांट मूवमेंट वाला चैप्टर है, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं सेल पढ़ाऊंगी, तो सेल स्ट्रक्चर जो यूनिट वाला वो है, यूनिट सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी है ना स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका। फिर उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो मैं अभी से बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। फिर जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो एक ये पूरा सेल वाला बायोमोलिक्यूल तो हो ही गया है, सेल वाला हो जाएगा, एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा। फिर हम